नमस्कार दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, हिंदी के आज अन्य वर्ण पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोग वर्णमाला कंप्लीट कर चुके हैं। वर्णमाला का जो 2 प्रकार हम बताएँ, एक स्वर बताएँ, एक व्यंजन। व्यंजन कंप्लीट हो चुका है। अब अन्य वर्ण पढ़ेंगे, इसके बाद हिंदी का शब्दकोश पढ़ेंगे। उसके बाद वर्णों का अर्धाक्षर कैसे किया जाता है, हम बताएँगे आपको। इसके पहले अगर अब भी आप लोग हमारे चैनल यानी कि आप अपने चैनल टीएससी ऑनलाइन क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए। ये जो हिंदी का क्लास है, ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, वो जिसमें हिंदी इन्वॉल्व हो, हिंदी का सिलेबस शामिल हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हिंदी के अन्य वर्ण। पहला हेडिंग डालिएगा, हिंदी के अन्य वर्ण। हिंदी के अन्य वर्ण। हिंदी के अन्य वर्ण में अगर देखा जाए तो पहला जो इसमें चलेगा वो आपका चलेगा अयोगवाह। पहला जो इसका प्रकार रहेगा हिंदी के अन्य वर्ण में, पहला आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अन्य वर्ण में क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण, ये हिंदी के अन्य वर्ण हैं। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण होते क्या हैं? तो अगर इसको तोड़ा जाए तो योग, योग, वाह, इससे मिलकर बना है। अ का अर्थ होता है, अ उपसर्ग जहां भी लगता है उसका अर्थ होता है नहीं। योग मतलब योग्य, योग्य, और वाह का अर्थ होता है वहन करना, वहन करना, वहन करना। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये ऐसे वर्ण रहेंगे जो किसी भी वर्ण में जुड़कर अपनी योग्यता को वहन नहीं कर सकते हैं। किसी भी वर्ण मतलब आप केवल और केवल अयोगवाह वर्ण का प्रयोग स्वरों के साथ कर सकते हैं। व्यंजनों का साथ इसका प्रयोग हरगिज नहीं किया जाएगा। व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह वर्ण कहा कौन था? तो आप सुने होंगे अयोगवाह वर्ण कौन कहा था? तो किशोर दास वाजपेयी ने अयोगवाह वर्ण कहा था। पहले इसका परिभाषा अगर लिखना है तो लिखिएगा परिभाषा, वे वर्ण, वे वर्ण जिनका प्रयोग, प्रयोग, या हम कह सकते हैं वे वर्ण जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ हो, केवल स्वरों के साथ हो, स्वरों के साथ हो, के साथ हो। वे वर्ण जिनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ हो उसे हम क्या कहेंगे? अयोगवाह वर्ण कहेंगे। अगर बात कही जाए, इसकी मात्रा गिनी जाती है, इसकी इसकी जो है मात्रा कितनी गिनी जाती है? इन वर्णों की मात्रा 2 गिनी जाती है, 2 मात्रा। ये जहां भी जुटे रहेंगे, जिस शब्द में जुटे रहेंगे या जिस वर्ण में जुटे रहेंगे, इनका 2 मात्रा गिना जाता है। अगर देखा जाए, अगर देखा जाए कि ये कौन कौन होते हैं, इसका उदाहरण लिया जाए, ये कौन कौन होते हैं, तो उदाहरण में, उदाहरण में एक होता है अंग और एक होता है अह। एक होता है अंग और एक होता है अह। इसके उदाहरण में इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विसर्ग, विसर्ग। अगर आपसे पूछे कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कितने वर्णों के साथ किया जाता है, तो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग मात्र 11 वर्णों के साथ किया जाता है। कितने वर्णों के साथ? 11 वर्ण। और ये 11 वर्ण कौन से होते हैं? तो ये 11 वर्ण स्वर होते हैं। ये 11 वर्ण स्वर होते हैं। ये 11 वर्ण कौन से होते हैं? स्वर होते हैं। यानी कि हम पहला पढ़ें हिंदी के अन्य वर्ण में कि अयोगवाह वर्ण होगा वे वर्ण जिनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ हो। इनका प्रयोग केवल और केवल स्वरों के साथ होता है, व्यंजनों के साथ नहीं होता। इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इनकी मात्रा अगर कहीं आप काउंट करेंगे तो इनकी मात्रा आप 2 काउंट करेंगे, इनकी मात्रा 2 काउंट करेंगे। वो कौन कौन होते हैं? तो इनकी संख्या अगर आपसे पूछ ले तो इनकी संख्या
आप कह सकते हैं कि अयोगवाह वर्ण की संख्या अगर आपसे पूछ ले कि इसकी संख्या बता दीजिए, तो इसकी संख्या आप बता दीजिएगा 2। इसकी संख्या बता दीजिएगा 2। कौन कौन होता है हमने बता दिया, एक अंग होता है, एक अह होता है, इसको अनुस्वार कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ये केवल और केवल 11 वर्णों के साथ इसका प्रयोग होता है, और वो भी 11 वर्ण कौन होते हैं जो आप स्वर के प्रकार पढ़े हैं, 11 स्वरों की संख्या वही होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। नंबर दूसरा कौन सा होता है, तो आप पढ़े होंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्त अक्षर वर्ण, संयुक्त अक्षर, या इसी का एक नाम और है गुच्छ वर्ण। गुच्छ वर्ण ये क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर या गुच्छ वर्ण। तो ये हिंदी के अन्य वर्ण में से इसलिए गिना जाता है क्योंकि ये वर्ण व्यंजनों के सहयोग से बने होते हैं। व्यंजनों के संयोग से बने होने के नाते इसे क्या कहा जाता है, गुच्छ वर्ण, और संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है, संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा देखनी है या इसकी परिभाषा, तो आपको हमने बताया था इसकी परिभाषा पिछले वीडियो में आप जाकर लिख सकते हैं, या लिखना है तो लिख लीजिए। लिखेंगे वे वर्ण जिनका निर्माण व्यंजनों के योग से हो, व्यंजनों के योग से हो, योग से हो। वे वर्ण जिनका निर्माण किससे हो, व्यंजनों के योग से, उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर या गुच्छ व्यंजन वर्ण कहेंगे, या गुच्छ व्यंजन वर्ण या गुच्छ वर्ण कहेंगे। ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानते हैं, ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानते हैं। जैसे उदाहरण में लिया जाए, इसका उदाहरण लिया जाए, उदाहरण तो आपको हम बताए थे, इसके पहले वीडियो में भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। एक होता है छ, एक होता है त्र, एक होता है या, और एक होता है श्रय। इसे क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर या गुच्छ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। गुच्छ व्यंजन वर्ण हमने आपको बताया था कि ये किन दो वर्णों के संयोग से बना है, ये भी दो वर्णों के संयोग से बना है, ये भी दो वर्णों के संयोग से, और ये सब किन दो वर्णों के संयोग से बने हैं, तो ये केवल और केवल व्यंजनों के संयोग से या व्यंजनों के योग से निर्माण हुआ है, इसलिए इसको संयुक्ताक्षर या गुच्छ, क्यों गुच्छे में आते हैं, ये व्यंजनों के गुच्छे में आते हैं, व्यंजनों के समूह में आते हैं, इसलिए इसको गुच्छ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अगर देखा जाए ये किससे बना है, तो क योग मूर्धा सकार, क योग मूर्धा सकार, और ये क कैसा है, तो आधा है। ये क कैसा है, तो आधा है, यानी कि व्यंजन का जो आधा क है और मूर्धा सकार के योग से किसका निर्माण होता है, क का। अब त्र का देखेंगे तो आधा त योग र से मिलकर ये बना है त्र। यहाँ का देखेंगे तो आधा ज प्लस इ, आधा ज प्लस इ के योग से मिलकर बना है ज्ञा। श्रय का देखा जाए तो तालु सकार आधा रहेगा, योग र रहेगा, तालु सकार आधा रहेगा, योग र रहेगा, इसका श्रय हो जाएगा। अब देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपसे पूछे कि ऐसे कौन व्यंजन वर्ण है जो 3 वर्णों के योग से बने हैं, तो यही एक वर्ण है। जैसे उदाहरण में देखा जाए कि 3 वर्णों से कैसे बने हैं, तो वो देखते हैं। 3 वर्ण जैसे हम कह दें कि 6 वर्ण का निर्माण अगर हम करते हैं तो किसके करते हैं, तो ये आधा क है, योग जो मूर्धा सकार है इसको आधा करेंगे तो इसमें से अ निकल जाएगा, इसमें से अ निकल जाएगा। अब देखिएगा ये 3 वर्णों के संयोग से इस वर्ण का, इसी तरह से इसका तोड़ेंगे तो यानी कि 3 वर्णों के संयोग से बना है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गुच्छ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुच्छ वर्ण कहते हैं। आप इसका उदाहरण देख लिए कि 6 वर्ण आधा क और मूर्धा सकार और अ से मिलकर बना हुआ है, ऐसे इसका करेंगे तो आधा त आधा र हो जाएगा और अ बाहर निकल जाएगा। ये 3 वर्णों के योग से बनने के कारण इसको कौन सा वर्ण बोला जाता है, गुच्छ वर्ण। जबकि हमें पता है कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं, अगर हम क का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम क का ये व्यंजन हो गया, लेकिन इसमें से जब हम इसको हलंत को हटाएंगे तो इसमें अ जुट जाता है,
इसमें क्या जुड़ जाता है, अ जुड़ जाता है, ये पूरा का हो जाता है। इसमें कितने वर्ण हैं, तो इसमें 2 वर्ण हैं, इसलिए इसको गुच्छ नहीं बोल सकते, लेकिन 2 से अधिक व्यंजन वर्णों के योग से या 2 से अधिक वर्णों के योग से मिलकर बने होने के नाते इसे क्या बोला जाता है, गुच्छ वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुच्छ वर्ण बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से अधिक वर्ण मिले हुए हैं। देख लीजिए 1 2 3 वर्ण मिले हुए हैं, इसलिए इसको गुच्छ वर्ण बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रकार की ओर, आगे बढ़ेंगे अगले प्रकार की ओर। अगला जो प्रकार आता है आपका वो विकसित स्वर। अगला जो यानी कि तीसरा प्रकार विकसित स्वर। विकसित स्वर, विकसित स्वर कौन से होते हैं, यानी कि विकसित किए जाएंगे। इसी का एक नाम और है, अनुनासिक भी कहा जाता है इसी को, अनुनासिक। अनुनासिक, आपको अनुनासिक और निरानुनासिक के बारे में हमने बता दिया इसके पहले वाले वीडियो में कि अनुनासिक वर्ण वे होते हैं जिसमें उच्चारण जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारा मुख के साथ साथ हमारे नाक की भी सहायता हो, उसे अनुनासिक कहते हैं। निरानुनासिक जिसमें मुख का उच्चारण या मुख के द्वारा उच्चारित हो जाता है उसे निरानुनासिक, या इसी को एक नाम और दिया जाता है, आप तुरंत पहचान जाएंगे, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु के नाम से भी इसे जाना जाता है, चंद्र बिंदु के नाम से इसे जाना जाता है, चंद्र बिंदु के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये तीसरा प्रकार है। चलते हैं जानते हैं कौन सा होता है इसका। इसे विकसित स्वर क्यों कहा गया, क्योंकि इसका प्रयोग केवल और केवल हिंदी में किया जाता है, यानी कि हिंदी के विद्वान जो है इसको हिंदी में स्वीकारते हैं। इसका प्रयोग आप लिख सकते हैं नोट करके, इसका प्रयोग आप लिख सकते हैं, इसका प्रयोग संस्कृत प्रयोग, संस्कृत या आप कह सकते हैं मूल भाषा में नहीं किया जाता है, में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, किया जाता है। इसका प्रयोग किस में नहीं किया जाता है, तो संस्कृत या आप कह सकते हैं मूल भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर यहाँ की बात चले कि इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदी में इसे विकसित करके लाया गया है, विकसित रूप किया गया है, विकास करके हिंदी में इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विकसित स्वर कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है या चंद्रबिंदु कहा जाता है। इसका सिंबल कैसा होता है, इसका चिन्ह कैसा होता है, तो इस तरह से इसमें जो है एक बिंदु होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु या अनुनासिक या विकसित स्वर। आपसे पूछे कि हिंदी में विकसित स्वरों की संख्या बता दीजिए, विकसित स्वरों की संख्या बता दीजिए, विकसित स्वरों की संख्या बता दीजिए, तो आप इसका जवाब कितना दे दीजिएगा, 1। विकसित स्वर कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब देखिएगा आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि अनुनासिक का तत्सम बता दीजिए, अनुनासिक का तत्सम क्या होता है। ये जो अनुनासिक शब्द है इसका तत्सम बताइए, इसका तत्सम बताइए कि अनुनासिक का तत्सम क्या होगा, अनुनासिक का तत्सम क्या होगा, तो आप जवाब दे दीजिएगा अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है, अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह कैसे होता है, तो ऐसे होता है अनुस्वार का चिन्ह। अभी हम बताए हैं पहला अयोग वाह वही अनुस्वार है जो अनुनासिक का क्या होता है, तत्सम रूप होता है, बस ये होता है। इसमें देखा जाए तो इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, चंद्र बिंदु कहा जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत या मूल भाषा में नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग केवल और केवल किस में किया जाता है, हिंदी में किया जाता है। इसको हिंदी के कुछ विद्वानों ने इसको स्वीकारा या इसका निर्माण किया। इसे भी मात्रा ही कहा जाता है, एक मात्रा होता है। ये जब हम छंद पढ़ेंगे तो यहाँ हम इसको बताएंगे इसकी कितनी मात्राएं उसमें गिनी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रकार नंबर चौथा विदेशी स्वर, नंबर चौथा विदेशी स्वर, विदेशी स्वर, विदेशी स्वर या एक नाम और इसका है, विदेशी स्वर के साथ साथ आगत स्वर भी इसका नाम दिया जाता है, आगत, आगत स्वर, आगत स्वर भी इसी का नाम दिया जाता है। या आप इसको कह सकते हैं मेहमान स्वर, या आप हिंदी में कह सकते हैं मेहमान स्वर, मेहमान स्वर भी कह सकते हैं, मेहमान
स्वर भी कह सकते हैं। इसके बारे में आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि विदेशी स्वर कौन सा होता है, आगत स्वर कौन सा होता है, या मेहमान स्वर कौन सा होता है। तो केवल और केवल इसका हमें सिंबल बताना है, यानी कि चिन्ह बताना है। आप तुरंत पहचान जाएंगे कि विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर, या हम इसी को कहते हैं गृहीत स्वर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, गृहीत स्वर कौन सा होता है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसका कुछ सिंबल इस तरह से आप पढ़े होंगे। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो उदाहरण में कौन सा आता है, उदाहरण में, या आप कह सकते हैं कि वे स्वर, या हम कह सकते हैं वे वर्ण जिनका जिनका निर्माण अन्य भाषा से किया गया हो और हिंदी में गृहीत किया गया हो या हिंदी में लिया गया हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विदेशी स्वर। इसका चिन्ह देखा जाए तो आधा चांद बिंदु, इसको क्या कहा जाता है, अर्ध चांद बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता है, अर्धचंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आप भली बात पढ़ चुके हैं। ये जिस भी शब्द पर ये लगेगा वो शब्द क्या होता है, विदेशी होता है। चाहे जो शब्द हो, कोई भी शब्द हो, अगर ये उस शब्द पर है, जैसे हम लिख दें डॉक्टर, डॉक्टर, और आपसे पूछ ले कि डॉक्टर क्या है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है, तो ये 100% कौन सा शब्द हो जाएगा, विदेशी या विदेशज शब्द हो जाएगा, विदेशी या विदेशज शब्द हो जाएगा, विदेशज, विदेशज शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अर्धचांद बिंदु है, ये जो अर्धचांद बिंदु है, ये कहाँ से लिया गया है, ये विदेशी स्वर है। और किस भाषा का स्वर है, तो ये अंग्रेजी का है। अगर आपसे पूछे ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये बता दीजिएगा, ये किस भाषा से लिया गया है, तो आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। ये कहाँ से लिया गया है, तो अंग्रेजी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी से। अब इस शब्द के बारे में पूछ ले कि ये शब्द कौन सी भाषा का है, तो आप डायरेक्ट ये वाला देखकर, इसका जो सिंबल है, यानी कि अर्धचांद्र बिंदु का जो सिंबल है, वो देख के आप तुरंत बता सकते हैं कि क्या है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये क्या है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। 4 हो गया। अगला प्रकार नंबर 5। नंबर 5 कौन सा स्वर, कौन सा वर्ण, सॉरी कौन सा वर्ण, तो ये उत्क्षिप्त पढ़े होंगे। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त ही कहा जाता है। ताड़नजात भी इसी को कहा जाता है, ताड़नजात भी इसी को कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है, या द्विगुण कहा जाता है। द्विगुण पढ़े हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, इसको पढ़ चुके हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण, ताड़नजात व्यंजन वर्ण या द्विगुण व्यंजन वर्ण हम किसे कहते हैं। परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं, हम बताएंगे, सिर्फ आपको हम सिर्फ बताएंगे कि उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन वर्ण कौन सा होता है। या इसी को एक नाम दिया गया है, विकसित व्यंजन। अगर आपसे पूछ ले कि विकसित व्यंजन कौन सा होता है, तो आप इसी को बता दीजिएगा, विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन, इतने नाम से ये जाना जाता है, इतने नाम से ये जाना जाता है। कौन सा नाम इसका क्या है, तो उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण या विकसित व्यंजन वर्ण। इसकी परिभाषा लिखना हो तो इसकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसके पहले यानी कि पिछले क्लास में जब व्यंजन वर्ण पढ़ा रहे थे, तो वहाँ उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण या ताड़न द्विगुण का हमने परिभाषा लिखा था, वही परिभाषा सेम काम करेगा। लेकिन ये कौन कौन होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो ये कौन कौन होते हैं इसमें, इसके बारे में जानते हैं, तो उदाहरण में लिखा जाएगा। उदाहरण, उदाहरण में कौन कौन होते हैं, तो एक होता है अढ़ और एक होता है अढ़। हमने कहा था इसकी बात बार बार चलेगी, हिंदी वर्णमाला जब तक चलेगा इसकी बात बार बार चलेगी। अभी देखिएगा, जब हम हिंदी वर्णमाला का अर्धाक्षर बनाना आपको बताएंगे, तब वहां आपको बताएंगे कि इसका अर्धाक्षर कैसे बनाया जाता है, या इसका अर्धाक्षर बनता है या नहीं बनता है, इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, हमने आपको बताया था कि इसमें और ये 2 वर्ण और हैं, ये 2 वर्ण और हैं, इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, हमने कहा था कि ये द्विगुण इसलिए हैं क्योंकि दो गुणों को धारण करते हैं। अढ़, यहां हम पढ़ेंगे तो अ पहले उच्चारण कर देंगे, अढ़ और अढ़, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो अ का उच्चारण नहीं होता, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं ढ और ढ, ढ और ढ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ द्विगुण व्यंजन वर्ण है, ये दो गुणों को धारण करता है। अ लास्ट में भी आता है और अ आरंभ में भी आता है, इसलिए इसको द्विगुण नाम दिया गया है। ताड़नजात क्यों नाम दिया गया है, जब हम बिंदु का, हिंदी में बिंदु, ये जो बिंदु दिख रही है, आपको हिंदी में बिंदी का प्रयोग बताएंगे, तो इसी बिंदी का नाम क्या है, ताड़नजात बिंदु, ताड़नजात बिंदु। हमने आपको बताया
कि अगर आप अंग्रेजी इसका लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे डी, लेकिन इसका क्या लिखेंगे डी एच। लेकिन आप अगर इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो इसका लिखेंगे आर, और इसका क्या लिखेंगे आर एच लिखेंगे। ये द्विगुण व्यंजन वर्ण हो गए या विकसित व्यंजन वर्ण हो गए। इसका भी विकास ही किया गया हिंदी में। इसको ताड़नजात या उत्क्षिप्त दोनों के नाम से जाना जाता है। जो भी नाम लिखे गए हैं सभी व्यंजन वर्ण इसी के नाम से। यहाँ दो वर्ण हैं, इनकी अगर आपसे संख्या पूछ ले कि इनकी संख्या बता दीजिए, इनकी संख्या आप बता दीजिए कि इसकी संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी में द्विगुण या ताड़नजात या विकसित व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि 2 होती है। इसका जवाब दीजिएगा 2 वर्ण होता है। यहां तक बात समझ में आ गई हो? आगे बढ़ते हैं आगे, यानी कि छठा प्रकार। छठा प्रकार क्या है? तो है विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन विदेशी व्यंजन कौन से होते हैं ये जानते हैं। विदेशी व्यंजन कौन से होते हैं देखिएगा। अभी आप लोग वो जानकारी हम आपको दे नहीं पाए हैं, क्योंकि इसके आगे वाले क्लास में उस जानकारी को देंगे। हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं विदेशी व्यंजन कौन सा होता है। आप पढ़े होंगे एक नुक्ता बिंदु होता है, नुक्ता बिंदु जो अरबी और फारसी में प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण के दाहिने तरफ, ये बाएं तरफ, इसके वर्ण के बाएं तरफ रखा जाता है। जैसे हम लिखें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें केवल और केवल इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। वो कौन होता है? एक आपका क होता है, एक ख होता है, एक ग होता है, एक ज होता है और एक फ होता है। ये क होता है, ख होता है, ज होता है, फ होता है। अगर अभी हम आपसे पूछें कि इसकी लिपि क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे देवनागरी लिपि है, यानी कि हिंदी का वर्ण है। लेकिन इसके पहले अगर हम इसका एक बिंदु का प्रयोग कर दें, ऐसे बिंदु का हम प्रयोग कर दें, तो आप ये कतई नहीं कह सकते हैं, हरगिज नहीं कहेंगे, और कहेंगे भी तो गलत हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? तो ये विदेशी व्यंजन हो जाएगा, विदेशी व्यंजन हो जाएगा। अब ये क्या देवनागरी लिपि का है? जी नहीं। ये किस लिपि का हो गया? या तो अरबी होगा या तो फारसी होगा, या तो अरबी होगा या तो फारसी होगा। कौन कौन होता है? क होता है, ख होता है, ग होता है, ज होता है, फ होता है। इसमें ये बताया गया, एक शिक्षा मंत्री हुए जिनका नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद था। आप लोग उनको जानते भी हैं, साहित्य में पढ़े भी होंगे। उन्होंने ही बताया था कि हिंदी के 5 वर्णों में हम नुक्ता बिंदु, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, इसको नुक्ता के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? नुक्ता बिंदु के नाम से जाना जाता है। नुक्ता बिंदु के नाम से जाना जाता है। अभी हम बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे इसके अगली क्लास में, बिंदु के बारे में, कि हिंदी में बिंदु का प्रयोग कैसे किया जाता है या कितने जगह हम बिंदु का प्रयोग, इसको नुक्ता कहा जाता है। और ये जितने भी वर्ण लिखे हैं, या तो ये किसमें होंगे? या तो अरबी के होंगे, या तो अरबी के होंगे, या किसके होंगे? फारसी के होंगे, या किसके होंगे? फारसी भाषा के होंगे। या तो ये अरबी का हो गया है या तो फारसी भाषा, यानी दोनों की लिपि एक ही होती है। ये दोनों अरबी भाषा और फारसी भाषा की लिपि एक ही होती है, इसलिए हम लिख दिए अरबी या फारसी। यानी कि ये 5 वर्ण होते हैं, ये विदेशी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी कि विदेश से आए, विदेश से मतलब अपने देश में नहीं जन्म लिए, विदेश में जन्म लिए, इसलिए इसे विदेशी। या हम कह सकते हैं, अगर इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं, परिभाषा नहीं पूछेगा लेकिन लिखना चाहते हैं तो हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, वे व्यंजन वर्ण जिनका जन्म विदेश में हुआ, वे व्यंजन वर्ण जिनका जन्म विदेश में हुआ और उसे हिंदी में क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया या ले लिया गया, उसी को हम क्या कहते हैं? विदेशी व्यंजन। तो ये 6 प्रकार के अन्य व्यंजन वर्ण होते हैं जो हिंदी में क्या किए जाते हैं? प्रयोग में लाए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। अभी जब हम लास्ट वीडियो में, यानी कि अंतिम वीडियो में हम आपको, या अंतिम क्लास में हम आपको बताएंगे कि वह हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। 52 होती है, 54 होती है, 44 होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसके बारे में जब बताएंगे तो इन सब को भी ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ इसके बारे में अभी आगे और भी बात बताई जाएगी जब हम बिंदु का प्रयोग बताएंगे। तो हमने आज क्या क्या देखा? अन्य वर्णों में देखा जाए, अन्य वर्णों में, हिंदी के अन्य वर्णों में पहला हमने बताया कि अयोग वर्ण, दोहरान कर रहे हैं, अयोग वर्ण का प्रयोग हम केवल 11 वर्णों यानी कि स्वरों के साथ ही कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक अनुस्वार होता है, एक क्या होता है? विसर्ग होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसकी मात्रा अगर आप गिनेंगे तो कितनी मात्राएं गिनेंगे? 2 मात्राएं गिनेंगे। फिर हमने दूसरा प्रकार जो पढ़ा, संयुक्त अक्षर या गुच्छ वर्ण पढ़ा। हमने क्यों गुच्छ वर्ण कहा जाए, इसलिए हमने बता दिया यहाँ कि ये 3 वर्णों के योग से बनना है। ये 3 वर्णों के मिलने से बना होने के नाते या मिलने के
कारण ही इसे क्या कहा जाता है, गुच्छ वर्ण। ये गुच्छों में आता है, गुच्छ मतलब समूह में आता है, इसलिए क्या कहा जाता है, गुच्छ वर्ण कहा जाता है। छ त्र ज्ञ श्र क आधा क और मूर्धा असकार, आधा त और र, आधा ज और इय, आधा तालु सकार है और आधा र है। इसके योग से श्र बना, इसके योग से ज्ञ बना, इसके योग से त्र बना और इसके योग से छ बना। ये पढ़ चुके हैं, लेकिन दोहरान किया जा रहा है। विकसित स्वर या अनुनासिक स्वर या चंद्र बिंदु। पहले बात, अगर आपसे ये पूछ ले कि अनुनासिक का तत्सम रूप बताइए, तो अनुनासिक का तत्सम अनुस्वार होता है। अनुस्वार का चिन्ह हमने आपको वहां बता दिया। चंद्र बिंदु क्या होता है, तो एक अर्धवृत्त हम समझ सकते हैं कि एक अर्धवृत्त या वर्तुलाकार है, गोल का है, उसमें भी एक बिंदु रख दीजिए, उसमें एक बिंदु रख दीजिए, उसी को क्या कहा जाता है, चंद्र बिंदु। इसका प्रयोग संस्कृत या मूल भाषा में नहीं किया जाता है। ये कहाँ है, ये भी विकसित स्वर में आता है। ये विकसित स्वर है और एक विकसित व्यंजन है। ये विकसित स्वर है, इसकी मात्राएं भी होती है, ये भी मात्रा में होता है, ये भी मात्रा में। जैसे आंख लिखेंगे तो उसमें चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करते हैं। इसकी संख्या आपसे पूछे तो एक होता है। आगे बढ़ेंगे, विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर कौन सा होता है, तो ये होता है अर्ध चंद्र बिंदु। जो चंद्र बिंदु होता है उसी में बिंदु जो हटा देते हैं तो अर्ध चंद्र बिंदु हो जाता है। इसका प्रयोग जिस भी शब्द पर हम करते हैं, इसका प्रयोग जिस भी शब्द पर हम करते हैं वो शब्द क्या हो जाता है, वो शब्द विदेशी हो जाता है, विदेशज हो जाता है। और वो शब्द अगर आपसे पूछ ले किस भाषा का शब्द है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रकार यानी कि पांचवा प्रकार पढ़े, उत्क्षिप्त ताड़नजात द्विगुण या विकसित व्यंजन। ये अढ़ और अढ़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम आपसे यहां पर एक प्रश्न करें कि ऐसे हिंदी में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्धाक्षर हम नहीं बना सकते, मेरा प्रश्न यह है कि हिंदी में ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनका अर्धाक्षर नहीं बनता है या जिनका आधा अक्षर हम बना ही नहीं सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनका अर्धाक्षर नहीं बनता है। अब यहाँ उत्क्षिप्त ताड़नजात द्विगुण या विकसित व्यंजन कौन होते हैं, तो अढ़ और अढ़ होता है। अंग्रेजी में इसको आर, इसको आर एच पढ़ते हैं। आजमगढ़ का स्पेलिंग पढ़िएगा, आजमगढ़ का। अब देखिएगा संख्या इसकी अगर आपसे पूछेगा तो 2 बता दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए तो अगला यानी कि लास्ट विदेशी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, तो 5। इनकी अगर आपसे पूछ ले कि इनकी संख्या बता दीजिए, तो इनकी संख्या कितनी है, 5 है। वो कौन कौन है, तो क है, ख है, ग है और ज है और फ है, ज है और फ है। जैसे लिखा जाता है, एक शब्द लिखा जाता है जरा, यहां देखिएगा इसमें नुक्ता का प्रयोग कर लिया जाता है, इसमें नुक्ता का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे लिखा जाए जिद, जिद लिखा जाए या जिद लिखा जाए, ये इसमें भी हम नुक्ता का, या आप कह सकते हैं जिक्र लिखा जाए, जिक्र लिखा जाए, फिक्र लिखा जाए, ये सब नुक्ता का प्रयोग किया जाए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जरा और जिक्र कौन सा शब्द है, तो आप डायरेक्ट आप यहां से बोल सकते हैं ये दोनों शब्द क्या हैं, विदेशी शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। ये दोनों शब्द क्या हैं, तो विदेशी शब्द हैं। इस बात को अगर याद रखेंगे तो यहां से हर क्लास में इसको जोड़ा जाएगा कि विदेशी शब्द हो गए, ये विदेशी व्यंजन हो गए। यहां तक बात समझ में आई। अब अगला यानी कि अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रकार यानी कि अगला प्रकार यह है हिंदी, हिंदी के शब्दकोश या हिंदी का शब्दकोश, शब्दकोश। अब यहां आपको समझना पड़ेगा शब्दकोश होता क्या है। जैसे अंग्रेजी का शब्दकोश हम कहें, एक पल के लिए हम लिख दे रहे हैं, जैसे अंग्रेजी हम लिखेंगे तो ये लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, डी लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके हम जेड तक लिख देते हैं। ये क्या है, तो ये अंग्रेजी का शब्दकोश है या अंग्रेजी का क्रम है, अंग्रेजी का क्रम है या अंग्रेजी शब्दकोश का क्रम है। जैसे अगर हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं जो बुला रहा है परीक्षा देने के लिए वो अल्फाबेट से बुला रहा है। कैसे अल्फाबेट से, पहले ए वालों को बुला रहा है, यानी ए से कौन कौन, जिनका ए से शुरू होगा नाम उनसे उनको बुलाएगा, फिर बी वालों को बुला रहा है, फिर सी वालों को, इसी तरह इसी क्रम में बुलाता है, यानी कि अल्फाबेट के क्रम में बुलाया जाता है। लेकिन अंग्रेजी का जो शब्दकोश होता है, अंग्रेजी का जो शब्दकोश होता है वो थोड़ा भिन्न होता है, थोड़ा अलग होता है। अंग्रेजी के शब्दकोश की बात कही जाए, जैसे हम वर्णमाला जब लिखते हैं तो अ लिखेंगे, आ लिखेंगे, ई, बड़ी, उ, बड़ाऊ या दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और का 2 वर्ण और लिखते हैं, अंग और अह। अभी हम यहाँ बात स्वरों की नहीं, केवल वर्णमाला की बात कर रहे हैं, केवल
वर्णमाला की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, अगर इसी को हम शब्दकोश के रूप में तैयार करते हैं, इसी को हिंदी के शब्दकोश या हिंदी का शब्दकोश में कैसे हम इसको करते हैं, तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आपका आता है अनुस्वार। सबसे पहले हिंदी में क्या आता है, हिंदी शब्दकोश में तो अनुस्वार आता है। उसके बाद जो आता है, आप पढ़े हैं चंद्र बिंदु या विकसित स्वर, पढ़े हैं ना, विकसित स्वर अभी पीछे पढ़ाए हैं। विकसित स्वर कौन सा होता है, तो ये आपका होता है जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। उसके बाद ये आता है, इसके बाद क्या आता है, ये आता है। ये इसके बारे में पढ़े हैं, अभी आप पढ़े हैं, देख लीजिए, यही बताए हैं हम आपको, यही बताए हैं। ये अर्धचंद्र बिंदु यही बताए हैं, यही चंद्र बिंदु यही आता है। यानी कि अनुस्वार या अनुस्वार के बाद क्या आ जाएगा, अनुनासिक आ जाएगा। अनुस्वार के बाद क्या आ जाएगा, यही अनुनासिक की बात चल रही है वहां, यानी कि अनुस्वार के बाद क्या आ जाएगा, अनुनासिक आ जाएगा। इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद अगर आप बात कहेंगे तो वो आपका अनुस्वार आ जाता है। क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है। ये तीन पहले आ जाते हैं और ये जो दो यहाँ है, यहाँ से हट जाता है। ये हिंदी शब्दकोश हम लिख रहे हैं, हिंदी का शब्दकोश लिख रहे हैं। यानी कि हिंदी का जब शब्दकोश लिखा जाएगा तो पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा विसर्ग, उसके बाद क्या आ जाएगा, विसर्ग, उसके बाद अनुनासिक आ जाएगा, उसके बाद ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, और ये क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, उसके बाद दीर्घी, उ, दीर्घ उ, री, ए ओ औ, इसी आधार पर लिखेंगे। ये हिंदी शब्दकोश हुआ। आगे अब आगे जब लिखेंगे, आगे हम जब लिखेंगे, जब क से लिखना शुरू करेंगे, तो जब हम लिखेंगे, जैसे हम लिखें क, जैसे हम लिखें क, अब क हम व्यंजन वर्ण लिख रहे हैं, व्यंजन वर्ण लिख रहे हैं, इसलिए हमने कहा था सभी व्यंजन वर्णों में हलंत लगाकर लिखा जाता है। क के बाद क्या आएगा, अगर हिंदी शब्दकोश में देखा जाए तो क के बाद आपका 6 वर्ण आता है, 6 वर्ण आता है। कैसे आता है, अब हम आप यहाँ समझते हैं कैसे, क्योंकि हम पढ़े हैं कि 6 वर्ण का निर्माण किससे होता है, तो आधा क और मूर्धा सकार, आधा क और मूर्धा सकार के योग से 6 वर्ण होता। प्रश्न में ये पूछता है परीक्षा में कि बताइए 6 वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, 6 वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, जो पहले है उसी वर्ण के बाद आएगा। ऐसे हम पढ़े हैं, संयुक्त अक्षर लिख रहे हैं, छ, त्र, ज्ञा, स्र, ये 4 पढ़े हैं, संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 पढ़े हैं। इसको हम पढ़े हैं आधात योग र, आधात योग र, इसको क्या पढ़े हैं, तो आधा ज योग इय पढ़े हैं, इय, इसको क्या पढ़े हैं, आधा तालु सकार योग र पढ़े हैं, योग र। अब अगर आपसे इन चारों वर्णों के बारे में पूछ ले कि 6 वर्ण किस वर्ण के बाद आएगा, हम क लिखें, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद जब हम त्र लिखेंगे तो किसके बाद, त के बाद लिखेंगे, ज्ञा लिखेंगे तो किसके बाद, ज के बाद लिखेंगे, और श्र लिखेंगे तो किसके बाद, स के बाद लिखेंगे। इससे प्रश्न पूछता है कि 6 वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, त्र वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, ज्ञा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, और श्र वर्ण किस वर्ण के बाद आता है। चलिए शब्दकोश लिखने का प्रयास करते हैं, लिखे थे। हमने क्या लिखा, हमने लिखा क लिखा, छ लिखा, अब वही जो क्रम है वही लिख लीजिए। क, अब यहां लिखिएगा ख, ग, घ और अंग, अंग, ये जरूर लिखिएगा, ये आप शब्दकोश जरूर लिखिएगा। और हर शब्दकोश में आप हर व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत जरूर लगाइएगा। अब आगे जब हम बढ़ेंगे, आगे जब लिखेंगे तो छ लिखेंगे, छ लिखेंगे, छ लिखेंगे, ज लिखेंगे। अभी हमने आपको बताया कि ज और इ के योग से किस वर्ण का निर्माण होता है, तो ज्ञ वर्ण का, यानी कि ज के तुरंत बाद हम क्या लिख देंगे, ज्ञ वर्ण लिख देंगे। ज्ञ वर्ण के बाद फिर लिखेंगे झ, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इ लिख देंगे, इ लिख देंगे। और सभी वर्ण के नीचे हम हलंत लगाएंगे, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, व्यंजन वर्ण लिख रहे हैं। अगली लाइन लिखेंगे, अगली लाइन में हम लिखेंगे ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट, ठ, ड, ढ, ढ और अड़, यहां तक लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे कोई वर्ण नहीं है जो हम लिख रहे हैं व्यंजन वर्ण जिससे संयुक्त अक्षर का निर्माण हुआ है, इसलिए हम इसे ऐसे कर दिए। आगे जब लिखेंगे तो लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे तो, अब देखिएगा आधा त और र से किसका निर्माण हुआ था, त्र का, यानी कि त के तुरंत बाद हम क्या लिख देंगे, त्र लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे त, थ, द, ध और क्या लिख लेंगे, न,
ये हो गए आपके व्यंजन वर्ण। ये हिंदी शब्दकोश चल रहा, ये हिंदी शब्दकोश चल रहा। आगे जब लिखेंगे तो लिखेंगे प, फ, ब, भ और क्या म, प, फ, ब, भ और म। आगे जब लिखेंगे, आगे जब लिखेंगे आगे जब लिखेंगे और सभी के नीचे हम क्या लगाएंगे, हलन। क्यों? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये व्यंजन वर्ण है। आगे जब लिखेंगे तो लिखेंगे य, र, ल और व। ये चार हो गए, य, र, ल, व, ये चार हो गए। ये प, फ, ब, भ, य, र, ल, व। अब आगे जब लिखेंगे, इसका क्रम नहीं है कि इसके नीचे लिखेंगे या इसके नीचे, तो ये शब्दकोश है। ये इसका क्रम नहीं है कि हम इसी के नीचे लिखें, ये शब्दकोश है। आगे अंतिम लाइन जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे, पहले क्या लिखा जाता है, तालु सकार। और तालु सकार और र से किस वर्ण का निर्माण होता है, तो श्र वर्ण का निर्माण होता है। उसके बाद जैसा है वैसे लिख दीजिए, स, फिर दंत से, फिर है। और ये सब क्या रहेंगे, अर्धाक्षर रहेंगे। ये सब क्या रहेंगे, अर्धाक्षर रहेंगे। बात कहां से उठती है, उसको हम अंडरलाइन करने जा रहे हैं। देखिएगा, यहां आपको याद सिर्फ इसी को रखना है, छ को याद रखना है, ज्ञ को याद रखना है, और आपको त्र को याद रखना है, त्र को याद रखना है, और आपको स्त्र को याद रखना है। बस ये चार वर्ण याद रखिए। क वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, ऐसे पूछेगा, छह वर्ण किन व्यंजन वर्ण के बाद आता है या किस वर्ण के बाद आएगा, तो आप डायरेक्ट जवाब दीजिएगा क वर्ण के बाद आता है। किस वर्ण के पहले आएगा, तो आप कह दीजिएगा ख वर्ण के पहले आता है। आपसे पूछेगा ज्ञ वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, तो आप ज के बाद आता है, लेकिन झ के क्या आता है, पहले आता है। आगे अगर आपसे पूछ ले कि त्र वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, तो आप कह दीजिएगा त के बाद आता है और थ के पहले, स के बाद आता है और मूर्धा सकार के पहले आता है। ये हो गए हिंदी का शब्दकोश। लेकिन अगर ये पूछ ले कि हिंदी का शब्दकोश जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा वर्ण लिखा जाता है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा ये वर्ण जो आप जिसको क्या पढ़ते हैं, अंग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अनुस्वार। और ये क्या है, विसर्ग है। और इसको हम बता के आए हैं विकसित स्वर है, हिंदी में विकसित स्वर है, इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। तो इन तीन वर्णों को भी याद रखिएगा। ये जो हम ब्लैक कलर का घेरा बना दे रहे हैं, ये सभी वर्ड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि छह वर्ड किन दो वर्डों, अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। संयुक्त अक्षर या शब्दकोश में, शब्दकोश में संयुक्त अक्षर को हम याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे उसके बाद में बात है। जैसे संयुक्त अक्षर हमने आपको बताया कि चार होते हैं। कौन होता है, एक आता हो आपका छ, और एक क्या आता है, त्र, ये क्या आता है, ज्ञ आता है, और ये क्या आता है, श्रेय आता है। याद करने का तरीका बता रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक अगर समझ लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और आपको ये नहीं याद रखना पड़ेगा, ये आपसे लिखवाएगा नहीं, केवल ऑप्शन आपको मिलेगा, केवल आपको ऑप्शन मिलेगा। ये लिखित परीक्षा नहीं हो रही है, केवल आपको विकल्प मिलेगा, आपको विकल्प से चुनना होगा सही आंसर। तो इसलिए याद कर लीजिएगा। जैसे हम अगर इसका वर्ड करें तो इसको हम जानते हैं कि आधा क और मूर्धा सकार से बनता है। मूर्धा सकार पूरा रहेगा, आधा त यानी कि त के नीचे और र से बनता है। इसका अगर हम कहें तो आधा ज योग इय के योग से ये बनता है। श्रेय का देखा जाए तो तालु सकार योग आप र से बनाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि छह वर्ड किस वर्ड के बाद आता है, तो आप पहला वर्ड उठा लीजिएगा, क वर्ड के बाद आता है। अगर आपसे पूछ ले त्र वर्ड किस वर्ड के आता है, तो पहला वर्ड जिससे मिलकर बना है डायरेक्ट आप कह दीजिएगा त वर्ड के बाद आता है। अगर आपसे पूछ ले कि ज्ञ वर्ड किस वर्ड के आता है, तो जय और इय के योग से बना है, लेकिन जय के बाद ही ज्ञ लिखा जाता है। और श्रेय वर्ड किसके बाद आता है, तो स के बाद आता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि छह वर्ड किसके वर्ड, तो क और स से बना है, इसलिए क के बाद आता है। जय वर्ड ज्ञ वर्ड किसके बाद आता है, तो जय और इय से बना है, इसलिए जय के बाद लिखा गया है। त्र वर्ड, और यही बात हम यहाँ लिख दिए, यही बात यहाँ लिख दिए। ये चौथी बार है
आप शुरू से अगर क्लास देखेंगे, व्यंजन का क्लास अगर आप नहीं देखे हैं, व्यंजन के बारे में या उनका संयुक्त अक्षर कौन सा होता है, ऊष्म वर्ण कौन सा होता है, स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है, स्पर्श संघर्षीय कौन सा होता है, वो सब देख लीजिए, तभी ये आपका क्लियर हो जाएगा, तभी आपका ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा हिंदी शब्दकोश में कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है, तो अंग आता है, फिर चांद बिंदु वाला या चंद्र बिंदु वाला, फिर क्या आता है आपका विसर्ग, यानी कि अनुस्वार, फिर विदेशी स्वर, फिर विसर्ग आता है, फिर अ से लेकर आप अ तक लिख सकते हैं। उसके बाद क से लेकर ह तक आप पढ़े हैं, पढ़े कितने हैं आप, इसमें 33 पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं, 33 व्यंजन पढ़े हैं। लेकिन यहाँ संयुक्त अक्षर ये रखे गए हैं, ये सब संयुक्त अक्षर हैं, इनकी संख्या काउंट नहीं की जाती है, इनकी संख्या काउंट, अभी हमने आपको इसके बारे में यही बताया कि इसे क्या कहा जाता है, यही बताया, इसके गुच्छ कहा जाता है, गुच्छ कहा जाता है, गुच्छ व्यंजन वर्ण। देखिएगा यहाँ लिखा गया है संयुक्त अक्षर या गुच्छ, यही देखिएगा छह, त्रैज्ञ और श्रेय, क्या अलग कोई नियम बताया गया, यही तो उठाकर शब्दकोश में रखा गया। गुच्छ क्यों कहा जाए, क्यों कहा गया, इसके बारे में हमने आपको यहाँ डिटेल में बताया कि ये 3 वर्णों के योग से बनता है, 3 वर्णों के योग से बनने के नाते इसे क्या कहा जाता है, गुच्छ वर्ण कहा जाता है, संयुक्त अक्षर वर्ण कहा जाता है। यही है, और कहीं से अलग नहीं पढ़ना आपको, बस ये बात याद रखिएगा। अगर आप वर्ण विचार बढ़िया से पढ़ लिए या वर्णमाला बढ़िया से पढ़ लिए, यही तो लिखे हैं यहाँ, ये शब्दकोश में यही तो लिखे हैं कि क के बाद छ आएगा, त के बाद त्र आएगा, और ज के बाद ज्ञ आएगा, और स के बाद श्र आएगा, यही तो लिखा गया। बस अब चलते हैं, अब इसके बाद जो भी विचार चलेगा हिंदी में वर्णमाला, अभी तो वर्णमाला ही चल रहा है, इसका जो भी विचार चलेगा अगली क्लास में चलेगा, यानी कि अगली क्लास में जरूर जुड़िएगा, ये क्लास जरूर देखिएगा। यहाँ शब्दकोश के बारे में जो आपको विधिवत जानकारी दी है गई है, ये हर कंपटीशन क्लास, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एसएससी जीडी का हो, यूपीपी का हो, यूपीएसआई का हो, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिस परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी इन्वॉल्व है, वहां के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्णमाला अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपका मैं 100% कह रहा हूं कि आपका संधि मैं क्लियर करवा दूंगा, और जब मैं संधि चलाऊंगा तो इसी के तुरंत बाद, यानी कि वर्णमाला ज्यों खत्म होगा वह तुरंत हम आपको संधि के बारे में बताएंगे। और जब आपकी संधि क्लियर, और सबसे कठिन आप लोग यही मानते हैं कि हिंदी में या तो संधि होगा या तो समास, और सबसे इजी होता है हिंदी में संधि और समास। देखिएगा आप लोग हमसे जुड़े रहिए, या हमारी क्लास यानी कि हम लोग अपने क्लास टीएससी ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहिए। आपको संधि समास जो भी आपका कठिन है, जो भी चैप्टर कठिन है, हम आपका एकदम इजी करवा देंगे, आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिएगा आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगर आज तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग कमेंट में प्रश्न करिए, जो आपको समझ में आए उसका प्रश्न रखिए कमेंट सेक्शन में। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल यानी कि आप अपने चैनल टीएससी ऑनलाइन क्लासेस को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का जो क्लास यहीं तक रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार कहते हैं। बड़ों का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत।